हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट करें करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का हम बात करते हैं। आखिर टॉपिक है क्या और चर्चा में है क्यों। यूरोपीय उपयोगकर्ताओं का डेटा चीन भेजने के लिए टिकटॉक पर $600 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। आयरिश जांचकर्ताओं ने कहा कि टिकटॉक ने यूरोपीय संघ में उपयोगकर्ताओं के डेटा की सुरक्षा नहीं की और अनुचित तरीके से उनमें से कुछ को चीन में स्थानांतरित कर दिया गया। टिकटॉक ने कहा कि वो अपील करेगा। तो जो ये न्यूज़ है ये बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में एंड न्यूज़पेपर में कवर किया गया। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख तथ्यों की। तो यूरोपीय संघ के डेटा गोपनीयता कानून का उल्लंघन करने के लिए शुक्रवार को टिकटॉक पर 530 मिलियन यूरो यानी कि $600 मिलियन का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि नियामकों ने पाया कि कंपनी ने उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को अनुचित तरीके से चीन में स्थानांतरित कर दिया था। आयरिश डेटा संरक्षण आयोग, जिसने जुर्माने की घोषणा की, ने कहा कि टिकटॉक यूरोप में अपने उपयोगकर्ताओं के डेटा की पर्याप्त सुरक्षा करने में विफल रहा, जिसमें से कुछ डेटा चीन में कर्मचारियों के लिए उपलब्ध था और जो यूरोपीय संघ के डेटा गोपनीयता कानून जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का उल्लंघन है। ये जुर्माना कानून के तहत लगाया गया तथा सबसे बड़ा जुर्माना है और टिकटॉक के चीनी मालिक बाइडांस के सामने आने वाली चुनौतियों में इजाफा करता है, क्योंकि अमेरिका इस प्लेटफॉर्म को गैर चीनी कंपनी को बेचने या फिर अमेरिका में प्रतिबंधित करने के लिए दबाव डाल रहा है। आयरिश अधिकारियों ने कहा कि अगर टिकटॉक कुछ शर्तों को पूरा नहीं करता तो उसे 6 महीने के अंदर चीन को डेटा ट्रांसफर को निलंबित करने का आदेश दिया जाएगा। यूरोपीय नियामकों ने कहा कि टिकटॉक के कमजोर सुरक्षा उपायों के कारण 27 देशों के इस समूह के उपयोगकर्ताओं की जानकारी जोखिम में पड़ सकती है। आयरिश अधिकारियों ने कहा कि चीनी सरकार अपने आतंकवादी रोधी और जासूसी रोधी कानूनों के तहत उन उपयोगकर्ताओं के डेटा तक पहुंच सकती है। टिकटॉक, जिसके यूरोप भर में करीब 175 मिलियन उपयोगकर्ता हैं, ने एक बयान में कहा कि वो यूरोपीय संघ के कानूनों का अनुपालन करता है और टिकटॉक ने कहा कि कंपनी को चीनी अधिकारियों से यूरोपीय उपयोगकर्ता डेटा के लिए कोई भी अनुरोध नहीं मिला और उसने कभी भी उन्हें यूरोपीय उपयोगकर्ता डेटा प्रदान नहीं किया। टिकटॉक ने कहा कि उसने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बनाई। ऐसा कदम जो आयरिश सरकार के साथ सालों तक चलने वाली अदालती लड़ाई की शुरुआत कर सकता है, जो यूरोप में टिकटॉक का मुख्य नियामक है। टिकटॉक का यूरोपीय मुख्यालय आयरलैंड में है और इसकी सरकार पर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन को लागू करने का आरोप भी है। टिकटॉक ने कहा कि आयरिश डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने यूरोपीय संघ के अंदर उपयोगकर्ताओं के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए 12 बिलियन यूरो खर्च करने की 2023 की पहल को ध्यान में नहीं रखा था और इस परियोजना में फिनलैंड में एक डेटा सेंटर का निर्माण भी शामिल था। टिकटॉक ने एक बयान में कहा कि इस फैसले से वैश्विक स्तर पर काम करने वाली यूरोप भर की कंपनियों और पूरे उद्योगों के लिए दूरगामी परिणामों के साथ एक मिसाल कायम होने का खतरा है। आयरिश नियामकों ने कहा कि पिछले महीने टिकटॉक ने कहा था कि उसे पता चलता है कि चीन के अंदर सर्वरों पर सीमित मात्रा में उपयोगकर्ता डेटा संग्रहित किया गया था, जबकि उसने ऐसा करने से बार बार इनकार भी किया था। आयरिश डेटा संरक्षण आयोग के डिप्टी कमिश्नर ग्राहम डॉयल ने एक बयान में कहा कि यूरोपीय उपयोगकर्ताओं ने उनको यूरोपीय संघ के भीतर गारंटीकृत सुरक्षा के बराबर स्तर की सुरक्षा प्रदान भी नहीं की गई थी। बात करते हैं थोड़ा भारत में सोशल मीडिया का विनियमन कैसे कैसे होता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी कि आईटी एक्ट, जिसके नाम से भी हम इसे जानते हैं, ये प्रमुख कानून है जो कि इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी आधार स्थापित करता है और सोशल मीडिया सहित इलेक्ट्रॉनिक संचार के सभी क्षेत्रों को नियंत्रित भी करता है। बात करते हैं थोड़ा आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A की। आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A सरकार को विशिष्ट परिस्थितियों में सार्वजनिक पहुंच से सूचना को अवरुद्ध करने का अधिकार देती है, जैसे कि अगर भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में, भारत की रक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था और उपरोक्त में से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए उकसावे को रोकने के लिए। अब बात करते हैं आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 का फर्स्ट क्लॉज की। तो जो आईटी एक्ट है 2000 की धारा 79 फर्स्ट क्लॉज मध्यस्थों जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तीसरे पक्ष की जानकारी के लिए दायित्व से छूट प्रदान करती है, लेकिन कुछ शर्तों के अधीन, जैसे कि मध्यस्थ की भूमिका संचार प्रणाली तक पहुंच प्रदान करने तक सीमित है, जिसके माध्यम से तीसरे पक्ष की जानकारी प्रेषित, होस्ट या फिर संग्रहित की जाती है। मध्यस्थ प्रसारण, प्राप्तकर्ता चयन या फिर सामग्री संशोधन को आरंभ या फिर नियंत्रित नहीं करता। धारा 66A की भी बात करते हैं थोड़ा सा। धारा 66A यानी कि ऑनलाइन सामग्री से निपटने जैसे इसमें कुछ प्रावधान थे। इसमें कुछ विवादास्पद धाराओं को श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में चिंताओं के कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था 2015 में। अब बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 की। आईटी नियम 2021
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सामग्री मॉडरेशन में अधिक परिश्रम करने, अनुचित सामग्री को तुरंत हटाकर ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश देता है। उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता नीतियों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए एंड कॉपीराइट सामग्री, अपमानजनक सामग्री या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर मैत्रीपूर्ण संबंधों को खतरा पहुंचाने वाली किसी भी चीज़ से बचना चाहिए। इन नियमों में 2023 के संशोधन में कहा गया कि फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एयरटेल जैसे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं सहित ऑनलाइन मध्यस्थों को भारत सरकार के बारे में गलत जानकारी के प्रसार को रोकना चाहिए। उन्हें तीसरे पक्ष की सामग्री से कानूनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए तथ्य जांच इकाइयों द्वारा झूठी के रूप में चिन्हित सामग्री को भी हटा देना चाहिए। हालांकि संशोधित प्रावधानों के कार्यान्वयन पर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने रोक भी लगा दी थी। विभिन्न वर्गों पर सोशल मीडिया का प्रभाव कैसे कैसे पड़ता है, थोड़ा उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले युवा एवं छात्रों पर जो इसके लाभ हैं, तो सूचना के लिए युवा और छात्र इसका प्रयोग कर सकते हैं। शैक्षिक संसाधनों, नेटवर्किंग अवसरों और आत्माभिव्यक्ति और सक्रियता के लिए मंच तक पहुंच हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल युवा और छात्र जैसे जैसे डिजिटल टाइम चल रहा है तो डिजिटल एजुकेशन भी बढ़ी है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्पेशली, तो वहाँ पर बच्चे जा कर के लर्निंग चीज़ें सीख सकते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया ऐसी प्रोवाइड करती है जिससे कि बच्चों को बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है अगर वो ठीक से यूज करें तो। अगर विपक्ष की बात करें तो साइबर बदमाशी का खतरा, पढ़ाई से ध्यान भटकना, तुलना और सामाजिक दबाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ाई लिखाई तो करते हैं, साथ में बहुत सारी स्किल्स भी सीखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि साइबर क्राइम जो हो रहे हैं आजकल, तो उसका निशाना भी बच्चे बन जाते हैं इजीली। और कई बार बच्चों का कुछ गलत चीज़ें देख करके पढ़ाई से ध्यान भी भटकता रहता है। और तुलना और सामाजिक दबाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य संबंधी, क्योंकि कई बार हम सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो हमारे पास नहीं, तो हम खुद को तुलना करने लगते हैं। जैसे कि कोई बहुत सुंदर सी लड़की है, फिर होता है कि इसने ये किया और मैं भी ये करूँगी, भले अगर हमारे पास उतने आर्थिक संसाधन ना हो, तो कहीं ना कहीं तुलनात्मक रूप से डिप्रेशन वाली सिचुएशंस भी कई बार बच्चों में देखने को मिलती है कि ये उसने तो कर लिया लेकिन मैं क्यों नहीं करूँ। तो इस टाइप की जो चीज़ है तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव का भी कारण बन जाती है। और इसके लिए एक जो एग्जाम्पल, अगर आपने ब्लू गेम सुना होगा, तो ब्लू गेम से भी बच्चे मतलब बहुत गलत रास्ते पे जा रहे थे एंड कई बच्चों ने तो सुसाइड भी अटैम्प्ट कर लिया था ब्लू गेम को खेलते खेलते। तो इस प्रकार के जो गेम्स है वो भी कहीं ना कहीं चुनौती के रूप में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं औरतों की, तो औरतों के लिए लाभ हैं जैसे सोशल मीडिया महिलाओं को अपनी राय व्यक्त करने के लिए, अनुभव साझा करने के लिए तथा लैंगिक समानता, महिला अधिकारों और सामाजिक मुद्दों की वकालत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। जैसे कि मीटू आंदोलन जो चल रहा है महिलाओं से रिलेटेड। अगर विपक्ष की बात करें तो अवास्तविक सौंदर्य आदर्शों को बढ़ावा देता है जिससे कि शरीर की छवि से संबंधित समस्याएं आती है, आत्मसम्मान से संबंधित समस्याएं आती है और उत्पीड़न के कारण साइबर बदमाशी और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी उत्पन्न होती हैं। LGBTQIA+ जो ग्रुप है, तो इनको जो लाभ मिल रहा है सोशल मीडिया, LGBTQIA व्यक्तियों को दृश्यता, वकालत मंच, शिक्षा और सामुदायिक नेटवर्किंग प्रदान करने के लिए सशक्त बनाता है। और अगर विपक्ष में बात करें इसके, तो हाँ, इससे उन पे साइबर धमकी, गोपनीयता जोखिम और कलंक का भी सामना करना पड़ता है। व्यवसाय और उद्यमी के क्षेत्र में देखा जाए तो जो लाभ है, लागत प्रभावी विपणन, ग्राहक जुड़ाव, ब्रांड प्रचार और वैश्विक बाजार तक पहुंच, क्योंकि अब हमें पता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर जल्दी से एडवर्टाइज हो रही चीज़ें एंड जल्दी जल्दी लोग इसे खरीदते भी, क्योंकि लोगों को इजीली घर तक पहुँचते तो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदेंगे, तो जो उद्यमी है उनको फ़ायदा होगा। अगर इसके विपक्ष की बात करें तो नकारात्मक प्रतिक्रिया और जनसंपर्क संकट तेजी से फैल रहा है एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रतिस्पर्धा, दृश्यता के लिए एल्गोरिथम पर निर्भरता भी बढ़ रही है। कई बार क्या होता है, जैसे स्पेशली जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान देखो, एक प्रॉपर दुकान है जो मार्केट में और एक है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और जैसे मार्केट वाली दुकान है तो उससे अब कौन ही खरीद रहा है, सब लोग ऑनलाइन ही टीवी फ्रिज सब कुछ मंगा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो आप इसको ऐसे करके भी देख सकते हैं। अगर सरकार और राजनीति की बात करें तो इसके जो लाभ हैं, नागरिकों के साथ बेहतर संचार, पारदर्शिता, नीति और अभियानों के लिए समर्थन जुटाना। एंड विपक्ष की बात करें तो गलत सूचना का प्रसार, ध्रुवीकरण, गोपनीयता संबंधी चिंताएं और चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप की संभावना बढ़ जाती है। जैसे आपने एक अटैक भी सुना होगा पेगासस, तो ये स्पेशली जैसे सरकारी जो ऑफिस है वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, या फिर बैंकिंग या फिर जो ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स है तो वहाँ पर ही ज़्यादा देखने को मिला था ये वाला साइबर अटैक। उदाहरण की बात करें तो कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल भी आपने सुना होगा।
न्यायपालिका की बात करें तो जो इसके लाभ होंगे, सोशल मीडिया जनता को अदालती कार्यवाही, निर्णयों और कानूनी घटनाक्रमों पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करके पारदर्शिता भी बढ़ा सकता है। और वहीं जैसे आपने इसके लिए एक पहल भी सुनी होगी, ई कोर्ट से कितने जल्दी जो पेंडिंग केसेस है वो सॉल्व हो रहे हैं। विपक्ष की बात करें तो सोशल प्लेटफॉर्म पर साझा की गई कानूनी जानकारी की गलत व्याख्या या फिर विरूपण का जोखिम होता है, जिससे संभावित रूप से गलत सूचना फैल सकती है। मीडिया और पत्रकारिता की बात करें तो लाभ है, त्वरित समाचार प्रसार हो जाता है, क्योंकि जितने जल्दी मतलब किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएगा तो ये वायरल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो फिर जल्दी जल्दी जो खबर होती है फैल जाती है। दर्शकों की सहभागिता होती है, नागरिक पत्रकारिता होती है और विविध दृष्टिकोण भी इसमें शामिल हो जाता है। अगर विपक्ष की बात करें तो बहुत ज़्यादा फर्जी खबरें भी फैलने का खतरा रहता है एंड गलत सूचना की चुनौतियाँ भी सामने आती है एंड पारंपरिक राजस्व मॉडल की हानि हो रही है और निष्पक्षता को प्रभावित करने वाली प्रतिध्वनियाँ भी आती हैं। अगर बात करें बुजुर्ग और कम तकनीकी प्रेमी वाले क्षेत्रों की, तो फिर अगर लाभ की बात करें तो परिवार और मित्रों के साथ संपर्क बनते हैं। जैसे कोई इंसान अमेरिका में बैठा है और कोई इंडिया में बैठा है तो आराम से एक दूसरे की शक्ल देख के आज बात कर सकते हैं। सूचना और सेवाओं तक भी पहुँच है। और अगर इसके विपक्ष की बात करें तो फिर डिजिटल विभाजन हो रहा है, ऑनलाइन धोखाधड़ी एंड गलत सूचना के प्रति संवेदनशीलता भी होती है। तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण गोपनीयता संबंधी चिंताएं भी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया में विश्वसनीयता को बढ़ाने के कुछ उपायों की। पूर्वाग्रह को कम करने के लिए, विषय वस्तु की दृश्यता में सुधार करने के लिए प्लेटफॉर्म को अपने एल्गोरिदम की कार्यप्रणाली का खुलासा करने और उसे स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है। और कहीं ना कहीं अगर आपने सल्ट इन वाली जो साइट सुनी होगी तो उसकी जो गाइडलाइंस होती है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उनकी गाइडलाइंस को भी फॉलो कर लेना चाहिए। जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म को सामग्री मॉडरेशन, डेटा प्रथाओं और नियामक मानकों के अनुपालन पर नियमित पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने की भी जरूरत होती है। गलत सूचना और ऑनलाइन उत्पीड़न की पहचान करने और उसका मुकाबला करने में उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए व्यापक डिजिटल साक्षरता शिक्षा को लागू किया जाना चाहिए। एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए हानिकारक सामग्री का शीघ्र पता लगाने के लिए और उसे हटाने के लिए सामग्री मॉडरेशन के लिए उन्नत एआई टूल्स का विकास करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, सर्टिन जैसी जो साइट्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल इसमें हो सकती है अगर उसकी गाइडलाइंस को फॉलो कर लिया जाए तो। उपयोगकर्ता की गोपनीयता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन एंड डेटा एनोमाइजेशन जैसी प्रौद्योगिकियों में निवेश भी करना चाहिए। एंड नैतिक डिजाइन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, जो कि उपयोगकर्ताओं के ध्यान को अधिकतम करने की तुलना में उपयोगकर्ता की भलाई, मानसिक स्वास्थ्य और सार्थक सहभागिता को प्राथमिकता देते हैं, उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। सूचनात्मक, शैक्षिक या फिर समुदाय निर्माण सामग्री बनाने वाले उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक तंत्र लागू करना चाहिए। भारत का जो राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 है इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं आपको ऐसा कंटेंट मिले तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको क्लासेस अपडेट एंड पीडीएफ दोनों प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक्स टू वॉचिंग।